हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निवेंद्र भटनागर अपने नए सेशन में आपके साथ हूँ। अभी तक पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था स्वयं प्रेरकत्व क्या होता है। आज हम उसी को आगे डिस्कस करेंगे। स्वयं प्रेरण के कारण अगर किसी परिपथ में स्वयं प्रेरित धारा बह रही है तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें, जिससे और ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ ले पाएँ। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम स्वयं प्रेरित धारा के प्रभाव के कुछ उदाहरण। यहाँ दो इम्पॉर्टेंट हम एग्जाम्पल्स लेकर के चलेंगे। पहला लेंगे हम व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले सेल की कुंजी दबाते हैं, उसके बाद धारामापी की कुंजी। ऐसा क्यों? दूसरा लेंगे प्रतिरोध बॉक्स में लगी तार की कुंडलियों को दोहरा कर क्यों लगाया जाता है, डबल करके क्यों लपेटा जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हम व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले सेल की कुंजी दबाते हैं। व्हीटस्टोन सेतु परिपथ हमने पढ़ा था जिसमें हम 4 कुंडलियों या 4 प्रतिरोधों की सहायता से एक प्रतिरोधों की सहायता से एक हम सर्किट तैयार करते हैं जिसमें बैलेंस्ड कंडीशन में होता है P इजकल टू क्यू अपॉन आर अपॉन एस। P अपॉन क्यू इजकल टू आर अपॉन एस, देन इट इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस कंडीशन में जो ये कहलाती है, अगर इस पॉइंट को A कहें, B, C, D, तो जो ये ब्रिज आर्म है इसके अंदर कोई धारा नहीं बहती। गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन अब आ जाते हैं हम मेन अपने पार्ट पर कि हम पहले सेल के परिपथ में लगी कुंजी K1, यहाँ 2 कुंजियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, एक सेल वाले परिपथ में लगी कुंजी K1 और एक धारामापी के साथ लगाई है कुंजी K2। तो हम जब भी व्हीटस्टोन सेतु परिपथ का प्रयोग करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुंजी K1 को ऑन करते हैं और उसके बाद कुंजी K2 को ऑन किया जाता है। समझ लेंगे अब हम कि यदि ऐसा ना किया जाए तब क्या होता। इस परिपथ में कुंडलियां लगी हैं, यदि हमने कुंजी K1 की जगह पहले K2 को ऑन कर दिया है, तब जैसे ही कुंजी K1 ऑन करेंगे और परिपथ में धारा बहनी शुरू होगी तो परिपथ में लगी कुंडलियों में स्वयं प्रेरण के कारण क्या होगा? प्रेरित धाराएं उत्पन्न होंगी। उन कुंडलियों में स्वयं प्रेरण के कारण क्या उत्पन्न होंगी? प्रेरित धारा। और जब इस परिपथ में प्रेरित धारा बहेगी तो उस समय के लिए, जब तक प्रेरित धारा बह रही है तब तक, और प्रेरित धारा कब तक बहेगी? जब तक कि धारा अपने न्यूनतम मान से अधिकतम मान को प्राप्त करके स्थिर अवस्था नहीं प्राप्त कर लेती। तो उस क्षण के लिए प्रेरित धाराएं बहने के कारण गैल्वेनोमीटर में हमें विक्षेप प्राप्त होगा। जबकि हम देख रहे हैं कि इट इज़ ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ये एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु परिपथ है, लेकिन फिर भी एक क्षणिक धारा बहने के कारण, प्रेरित धाराओं के कारण यहाँ हमें शून्य विक्षेप स्थिति ना मिलकर के विक्षेप प्राप्त होता है, जिससे ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इट इज़ नॉट ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो उस परिस्थिति से बचने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुंजी K1 को ऑन करते हैं। कुंजी K1 ऑन है, K2 चूंकि ऑफ है, तो यहाँ परिपथ में बिंदु A पर आकर के धाराएं अलग अलग हिस्सों में बट करके पूरे परिपथ में प्रवाहित हो जाती है। और इस स्थिति में बिंदु B और D समान विभव प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण इन दोनों के बीच कोई भी शाखा हम पूर्ण करें, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो जब ये धारा प्रवाहित होकर बिंदु B और D समान विभव प्राप्त कर चुके, अब हम कुंजी K2 को क्या करते हैं? ऑन। जैसे ही कुंजी K2 ऑन करेंगे तो यहाँ पर विभवांतर क्या है? 0, और उस कारण से कुंजी K2 को ऑन करने पर भी धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होगा। इट मीन्स इट इज़ प्योरली ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा स्टूडेंट्स को कि ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो उस भ्रांति से बचने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कुंजी K1 और उसके बाद कुंजी K2 ऑन की जाती है। दूसरा एक इसी से एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल। प्रतिरोध बॉक्स में लगी तार की कुंडलियों को दोहरा कर क्यों लपेटते हैं? प्रतिरोध बॉक्स आपने देखा इस प्रकार का एक बॉक्स होता, कहीं आपको कुंडलियां बाहर दिखाई नहीं देती। इट इज़ ए प्योरली रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये एक चकोर आकार का बॉक्स होता जिसमें ऊपर बहुत सारी पिनें लगी होती हैं और हर पिन पर उसकी वैल्यू, कितना प्रतिरोध उसके द्वारा लगाया जा सकता है, वो लिखी। सच एज यहाँ दिखाया गया 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10, 20,
एनी एल्स कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ आपको बाह्य रूप तो ये दिखाई देता है। हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, बॉक्स के अंदर। तो हर एक प्रतिरोध जो भी यहाँ लगाया गया है, जो ये पिन दिखाई दे रही है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ 1 ओम रेजिस्टेंस। तो बॉक्स के अंदर नीचे दोनों सिरों से आए हुए जो तार हैं, दोहरे तार हो गए, इनको एक कुचालक, लकड़ी हो सकता है, कुछ और पदार्थ होता है, उस पर दोहरा करके लपेटा जाता है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। ठीक है। और किसी भी जगह पर एक तार में धारा की दिशा ये, दूसरे तार में उसके विपरीत, कहीं पर भी आप देखेंगे धारा की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत। तो इस कारण से इनमें चुंबकीय फ्लक्स, जो नेट फ्लक्स होता है, वो शून्य रहता है। और यहाँ कोई भी परिवर्तन हो, जैसे ही आप प्रतिरोध बॉक्स को किसी परिपथ में जोड़ेंगे और पिन हटा करके उस रेजिस्टेंस को लगाएंगे, तो उस समय यहाँ पर जो भी प्रेरित धाराओं के प्रभाव के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, वो विपरीत दिशाओं में होगा, जिसके कारण नेट चुंबकीय फ्लक्स हमेशा क्या रहता है, शून्य। और जब चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता तो कोई प्रेरित धारा नहीं बहेगी, प्रेरित धाराओं का प्रभाव क्या रहता है, नगण्य, शून्य रहता है, जिस कारण ये परिपथ में एक्यूरेट 1 ओम का रेजिस्टेंस ही अप्लाई करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मान लीजिए किसी कारण से प्रतिरोध हमने लगाया, उस कारण से प्रेरित धाराओं के कारण धारा बढ़ गई, धारा बढ़ने के कारण आप जानते हैं R बराबर क्या होता है, V/I, धारा बढ़ गई तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, धारा घट गई रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये प्रतिरोध बॉक्स द्वारा लगाया गया, उस स्थिति में प्रतिरोध कांस्टेंट नहीं रहता। तो हम एक्यूरेट वही रेजिस्टेंस चाहते हैं जो हम लगा रहे हैं, तो उस प्रभाव को ये दोहरे तार लपेट करके बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये था स्वप्रेरित धारा के प्रभाव के कुछ व्यवहारिक एग्जाम्पल। दोनों ऐसे एग्जाम्पल्स लिए गए हैं जो हमारे सिलेबस से अटैच हैं और जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब स्वप्रेरकत्व यानी कुंडलियों को हम श्रेणी या समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तब उनका नेट स्वप्रेरकत्व कितना होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लेकर के चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक लेकर के चलते हैं हम प्रेरकत्व का संयोजन। पहला हो सकता है श्रेणी क्रम संयोजन। मान लीजिए हमारे पास दो प्रेरकत्व यानी दो कुंडलियां हैं जिनको एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं जो धारा पहली कुंडली से बहेगी वही दूसरी कुंडली से, पहली कुंडली का प्रेरकत्व लिया गया है L1, दूसरी कुंडली का प्रेरकत्व लिया गया है L2। तो यदि L1 व L2 स्वप्रेरकत्व की कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तब उनका परिणामी प्रेरकत्व, तब उनका परिणामी स्वप्रेरकत्व, तो L होता है L1 + L2। डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसका सीधे डायरेक्ट यूटिलाइज करेंगे अगर कहीं हमें आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। अगर हमारे पास L1 और L2 प्रेरकत्व की, स्वप्रेरकत्व की दो कुंडलियां हैं, और उनको एक दूसरे के समांतर क्रम में लगाया गया है, तब उनका स्वप्रेरकत्व, परिणामी स्वप्रेरकत्व कितना होगा,
तो सेम कंडीशन हम वही लेकर के चल रहे हैं। तो यदि L1 व L2 स्वप्रेरकत्व की कुंडलियां समांतर क्रम में जुड़ी हो तब उनका परिणामी स्वप्रेरकत्व, तो इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है 1/L इजकल टू 1/L1 प्लस 1/L2। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यदि हम दो या दो से ज़्यादा कुंडलियों को श्रेणी या समांतर क्रम में जोड़कर यूज़ कर रहे हैं तो परिणामी स्वप्रेरकत्व इस सूत्रों की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स स्टूडेंट। तैयार करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट्स भी हमें शेयर करिए। अगर आपको वीडियोस को समझने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है उसको भी आप शेयर करिए, जिससे हम अपने वीडियोस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तब तक थैंक्स।